दिस इज 92.7 बिग एफएम और मैं हूं अन्नू कपूर। अपने श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करता हूं रेडियो के इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आज जो मजेदार कहानियां लेकर आया हूं उनमें पहली कहानी है फिल्म डॉन की। इस फिल्म में एसडी बर्मन संगीत देना चाहते थे, लेकिन उनकी ये चाह बन गई परेशानी का सबब प्रोड्यूसर्स के लिए। दूसरी स्टोरी होगी गुरुदत्त और उनकी लाइफ में आई दो महिलाओं की। जनाब, ये ना तो गीता दत्त हैं और ना ही वहीदा रहमान, तो फिर कौन थी ये दो महिलाएं? सेगमेंट दिल ने फिर याद किया। आज याद करेंगे बासु दा को, ग्रेट डायरेक्टर श्री बासु चटर्जी को। चौथी स्टोरी में बात साहिर लुधियानवी और उनके घमंड की। एक बार बी.आर. चोपड़ा की एक पार्टी में किसी के कहने पर बी.आर. चोपड़ा ने उन्हें एक नज्म सुनाने की फरमाइश की। नज्म ना सुनाकर साहिर न जाने क्या सुनाकर चले गए। ये वाकया भी आज बताऊंगा। फिर बताऊंगा एक गीत के पिक्चराइजेशन से जुड़ी एक स्टोरी और लास्ट में श्रोता का प्रश्न। आज पूछा गया है वो कौन कौन से गीत हैं जो बाद में किसी फिल्म के टाइटल बन गए। ये सब होगा आज के शो में। आप जुड़े रहिए 92.7 बिग एफएम पर। तो शुरू करता हूं आपके प्रेम और अनुमति के साथ आज का सुहाना सफर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। कैमरामैन नरीमन ईरानी ने 1972 में एक फिल्म प्रोड्यूस की थी। फिल्म का नाम था जिंदगी जिंदगी। फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। प्रोड्यूसर नरीमन ईरानी 12 लाख रुपए के कर्जे में आ गए। नरीमन ईरानी को इस फाइनेंशियल क्राइसिस से निकालने के लिए फिल्म इंडस्ट्री के उनके दोस्त आगे आए सपोर्ट करने। इन दोस्तों में सबसे प्रमुख नाम थे अमिताभ बच्चन, जीनत अमान, म्यूजिक डायरेक्टर्स कल्याण जी आनंद जी और चंद्रा बारोट। इन सभी ने नरीमन ईरानी को सुझाव दिया कि इस लॉस को रिकवर करने के लिए एक और फिल्म बनाओ और उसमें हम सब आपके साथ हैं। तो इस तरह से फिल्म डॉन का निर्माण शुरू हुआ। फिल्म का म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी दे रहे थे, मगर जब एसडी बर्मन को यह पता चला कि नरीमन ईरानी के फाइनेंशियल क्राइसिस को रिकवर करने के लिए डॉन बनाई जा रही है, तो उन्होंने फिल्म में म्यूजिक देने का प्रपोजल सामने रख दिया। वो नरीमन ईरानी की पहली फिल्म में म्यूजिक कर चुके थे जो हो चुकी थी फ्लॉप। अभी मैंने बताया जिंदगी जिंदगी। एसडी बर्मन के इस प्रपोजल से नरीमन ईरानी के सामने धर्म संकट आन के खड़ा हो गया। सीनियर एसडी बर्मन को मना भी नहीं कर सकते और अगर उन्हें इनकार नहीं करें तो कल्याण जी आनंद जी को क्या कहें, जो फिल्म के शुरू होने के पहले से ही उनके साथ खड़े हुए हैं। नरीमन ईरानी ने अपनी ये दुविधा डायरेक्टर चंद्रा बारोट को बताई। तब चंद्रा बारोट ने कहा, एक ही रास्ता है कि जो भी सिचुएशन सामने है उसका सामना करते हैं। कल चलते हैं और मिलते हैं दादा बर्मन से, उनको सब कुछ साफ साफ बता देते हैं। अगले दिन पहुंच गए। मन में यही चल रहा था कि एसडी बर्मन को मना कैसे करें, लेकिन जैसे ही वो दादा बर्मन से मिले, दादा ने कहा स्टोरी सुनाओ। दादा के लिहाज में वो दोनों अपनी बात ना कहकर पहले उन्हें स्टोरी सुनाने में लग गए। अभी थोड़ी सी ही कहानी सुनी थी कि एसडी बर्मन ने कहा, अरे बाबा, ये जेम्स बॉन्ड टाइप की स्टोरी मैं इस फिल्म को नहीं कर पाऊंगा। इस स्टोरी के लिए मिलना है तो पंचम से मिल लो। ये सुनना था कि दोनों की सांस में सांस आई और बिना टाइम वेस्ट किए वहां से उठे और बंगले से ऐसे बाहर निकले जैसे कोई जंग जीत कर आया हो। जो बात अपने मुंह से कहना उनके लिए मुश्किल थी, वो बात किस्मत ने अपने आप ही दादा बर्मन के मुंह से कहलवा दी और डॉन के म्यूजिक को लेकर बना धर्म संकट खत्म हो गया। गुरुदत्त के साथ जिन दो महिलाओं का नाम जोड़ा जाता है उनमें एक नाम है गीता दत्त का, दूसरा है वहीदा रहमान का। मगर इनके अलावा भी दो और महिलाएं गुरुदत्त के जीवन में आईं। इनमें से एक से तो उनका विवाह होते होते रह गया। कौन थी ये दो महिलाएं, खुलासा करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।
92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। गुरुदत्त के बारे में एक ऐसी जानकारी देना चाहता हूं जो शायद ही लोगों को पता हो। गीता दत्त से उन्होंने प्यार किया, शादी हो गई। फिर वहीदा रहमान के प्रणय संबंधों को पूरी दुनिया जान गई। लेकिन इन दोनों से पहले गुरुदत्त की जिंदगी में 2 और लड़कियां आई थीं। बात उन दिनों की है जब गुरुदत्त प्रभात फिल्म कंपनी और स्टूडियो के बाबूराव पेंटर के साथ बतौर सहायक निर्देशक का काम कर रहे थे। उन्हें उसके बाद लगभग 10 महीने तक बिना काम के रहना पड़ा। इसी दौरान उनकी मुलाकात पुणे की एक लड़की से हुई जिसका नाम था विजया, और प्यार भी हो गया। प्यार इतना परवान चढ़ा कि गुरुदत्त कुछ दिनों के लिए विजया के साथ पुणे से हो गए लापता। विजया के परिवार और गुरुदत्त के परिवार के लोगों को इस वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन कुछ महीनों बाद विजया अपने आप घर लौट आई और गुरुदत्त लौट गए अपनी मां के पास। अब गुरुदत्त की माताजी को लगा कि उनकी शादी कर देनी चाहिए, वरना लड़का बिगड़ जाएगा। गुरुदत्त की मां ने हैदराबाद की एक लड़की से गुरुदत्त की शादी की बात भी तय कर दी। इस लड़की का नाम था सुवर्णा, जो रिश्ते में गुरुदत्त की माताजी की भांजी लगती थी। गुरुदत्त ने मां के इस फैसले का विरोध नहीं किया और अपनी रजामंदी दे दी। गुरुदत्त और सुवर्णा की कई बार मुलाकात भी हुई। ऐसा लगा कि बस अभी शादी हो जाएगी, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। गुरुदत्त आ गए बंबई, यहां फिल्मों में व्यस्त हो गए। सुवर्णा और सुवर्णा के साथ हुए रिश्ते को भूल ही गए। सुवर्णा के घर वालों ने कई बार कोशिश की कि शादी पक्की हो जाए, परंतु बहुत बार टालम टोल करने के बाद एक पॉइंट पर गुरुदत्त ने शादी के लिए इनकार ही कर दिया। आखिर में सुवर्णा के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और करा दी। तो ये 2 और महिलाएं थीं जो गुरुदत्त के जीवन में आईं, मगर उनके हमसफर न बन सकी। गुरुदत्त से जुड़े इस अनसुने राज के बाद सुनते हैं उनका ये गीत। पेश खिदमत है सेगमेंट दिल ने फिर याद किया। आज याद करेंगे फिल्म निर्देशक दादा बासु चैटर्जी को। बासु चैटर्जी के जीवन की छोटी सी कहानी एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। स्वागत करता हूं आपको 92.7 बिग एफएम पर। आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। पिया का घर, रजनीगंधा, चितचोर, छोटी सी बात, खट्टा मीठा, बातों बातों में, मंजिल, शौकीन, चमेली की शादी, इन सब फिल्मों का निर्देशक करने वाली हस्ती का नाम बासु चैटर्जी, जिन्हें हम सब स्नेह और आदर से बासुदा कहते हैं। बासु चैटर्जी का जन्म 10 जनवरी 1930 को अजमेर में हुआ। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत बंबई की एक साप्ताहिक पत्रिका ब्लिट्स के साथ की, जहां वो एक इलस्ट्रेटर और कार्टूनिस्ट के तौर पर काम करते थे। यहां उन्होंने 18 साल काम किया। यहां से नौकरी इन्होंने तब छोड़ी जब इन्हें बासु भट्टाचार्य को असिस्ट करने का मौका मिला। फिल्म थी तीसरी कसम। इसके बाद इन्होंने फिल्म सरस्वती चंद्र में निर्देशक गोविंद सरैया को भी असिस्ट किया। 1969 में इन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था सारा आकाश। इस पहली फिल्म में ही उन्हें बेस्ट स्क्रीन प्ले का फिल्म फेयर अवार्ड भी हासिल हुआ। यही वो समय था जब भारत में न्यू वेव सिनेमा की शुरुआत हो रही थी। बासु चैटर्जी के फिल्मों के नायक भी ऐसे लगते थे जैसे कि हमारे पड़ोस में रहने वाला कोई लड़का हो, कोई जाना पहचाना लगने वाला। उन्होंने कभी लार्जर देन लाइफ टाइप की फिल्में नहीं बनाई। उनका फोकस हमेशा मिडिल क्लास पर ही केंद्रित रहा, जिस परिवेश से वो आए थे। बासु चैटर्जी ने बड़े स्टार्स के साथ भी काम किया। मनपसंद में देवानंद को डायरेक्ट किया, तो चक्रव्यूह में राजेश खन्ना को और मंजिल में अमिताभ बच्चन को। पर इन स्टार्स के साथ उनको वो सफलता नहीं मिली
जो मिली अमोल पालेकर, संजीव कुमार और फारूक शेख जैसे कलाकारों के साथ। इन्होंने दूरदर्शन के लिए भी एक से बढ़कर एक सीरियल्स बनाए, जिनमें डिटेक्टिव सीरियल व्योमकेश बख्शी, कॉमेडी सीरीज कक्का जी कहिन और कंज्यूमर अवेयरनेस पर आधारित टीवी सीरीज रजनी प्रमुख हैं। बासु चटर्जी ने कुछ एक्सपेरिमेंटल फिल्में भी बनाई, जिसमें एक रुका हुआ फैसला उल्लेखनीय है, जहां पर पूरी कहानी एक बंद कमरे में 12 किरदारों के बीच एक मीटिंग की शक्ल में घटती है, जिसे काफी सराहना मिली, जिस फिल्म में आपके अपने अन्नू कपूर ने भी काम किया था। मैंने दादा के साथ 2 फिल्मों में काम किया है, एक रुका हुआ फैसला और चमेली की शादी। 2 बार उनके साथ टेलीविजन सीरियल में भी मैंने काम किया है। बासुदा के किए कामों को जो अवार्ड्स हासिल हुए वो इस प्रकार हैं। 1972 में फिल्म फेयर बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड फॉर सारा आकाश, 1975 में फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट मूवी फॉर रजनीगंधा, 1976 में दूसरी बार फिल्म फेयर बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड फिल्म छोटी सी बात के लिए, 1977 में फिल्म फेयर बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड फिल्म स्वामी के लिए, 1980 में दूसरी बार फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट मूवी जीना यहाँ के लिए, 1991 में तीसरी बार फिल्म फेयर बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड कमला की मौत के लिए, और 2007 में आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया गया। हमारी कामना है कि दादा स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और फिर एक बार किसी नई फिल्म से हमारा मनोरंजन करें। स्वस्थ मनोरंजन के लिए दादा बासु चटर्जी जाने जाते हैं। दादा, अगर आप ये कार्यक्रम सुन रहे हो तो मैं प्रणाम करता हूं आपको, और बहुत मधुर स्मृतियां हैं आपके साथ। जब भी मैंने काम किया, लास्ट बार आपके दर्शन हुए थे 2013 में राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह के दौरान। प्रणाम करता हूं दादा। बीआर चोपड़ा की पार्टी में चोपड़ा साहब ने साहिर लुधियानवी से एक नज्म सुनाने की दरखास्त की, मगर साहिर नज्म सुनाने की बजाय कुछ और ही सुनाकर पार्टी से वापस चले गए। क्या थी ये कहानी बताऊंगा एक ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। बीआर चोपड़ा ने साउथ अफ्रीका से आए अपने एक फ्रेंड के लिए एक पार्टी रखी। पार्टी में फिल्म इंडस्ट्री की हस्तियों के साथ साहिर लुधियानवी को भी दावत दी गई। बीआर चोपड़ा जब अपने उस दोस्त को सबसे मिलवा रहे थे, इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, तो साहिर लुधियानवी से मिलकर चोपड़ा साहब के दोस्त बहुत खुश हुए। वो साहिर लुधियानवी के बहुत जबरदस्त मुरीद थे, प्रशंसक थे। साहिर से बातचीत करते हुए उन्होंने साहिर की तारीफ के पुल बांधने शुरू कर दिए। फिर एक दरखास्त की कि वो अपनी कोई नज्म उन्हें सुना दें। साहिर ने उनकी बात को इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर बाद वो फिर एक बार साहिर के सामने आए और वही दरखास्त की। साहिर ने एक बार फिर से इग्नोर करते हुए दूसरी ओर रुख कर लिया। ऐसा उस पार्टी में 4-5 बार हुआ। वो फ्रेंड रिक्वेस्ट करते और साहिर उसे इग्नोर करके चले जाते। बार बार साहिर के इग्नोर करने के बाद चोपड़ा जी के फ्रेंड ने इस बार बीआर चोपड़ा से कहा कि वो साहिर लुधियानवी से कहें कि मेहरबानी करके एक नज्म तो सुनाएं। बीआर चोपड़ा अपने दोस्त की बात रखते हुए साहिर लुधियानवी के पास गए और उनसे दरखास्त की नज्म सुनाने की। चोपड़ा साहब की ये बात सुनते ही साहिर लुधियानवी को न जाने क्या हुआ कि वो गुस्से से भड़क पड़े और बोले, क्या आपने मुझे ग्रामोफोन रिकॉर्ड समझ रखा है कि जब सुई रख दी बजने लगूंगा? इतना कहकर उसी वक्त वो पार्टी छोड़कर निकल गए। समझ में नहीं आया कि साहिर के इस एटीट्यूड का कारण क्या हो सकता है, परंतु इतना कहना चाहता हूं कि हर कलाकार, वो साहित्यकार हो, अभिनेता हो, गायक हो, आर्किटेक्ट हो, कोई भी हो, कोई भी कलाकार, चित्रकार हो, वो एग्जिबिशनिस्टिक होता है। मतलब वो जो कुछ करता है, जो किसी कला का सृजन करता है, वो दूसरों को दिखाने के लिए करता है। जहां दूसरे इन्वॉल्व होते हैं
वहां वो उनसे उम्मीद करता है कि उसे प्रशंसा मिले, उसे तालियां मिलें, लोग उसकी कला को पहचानें, लोग उसके कलाकार को नमन करें। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कला जगत के अंदर जितने लोग हैं उनको विनम्र होना चाहिए, उनको हम्बल होना चाहिए और थोड़ा पेशेंट भी होना चाहिए, थोड़ा धैर्य के साथ अपने फैंस से मिलना चाहिए। बड़े सब्र की जरूरत होती है। अजीब अजीब तरह के फैंस आ जाते हैं। जो कहानी मैंने सुनाई उस कहानी का बिल्कुल सोर्स बिल्कुल हॉर्सेस माउथ से है। इस कहानी में कहीं कोई शक शुबा है ही नहीं। मैंने रिसर्च डिपार्टमेंट से पूछा था, उन्होंने कहा, बता दिया उन्होंने, 3 रिसोर्सेस को हमने इस्तेमाल किया है और इस कहानी में डेफिनेटली साहिर लुधियानवी कितने ही बड़े साहित्यकार हों, कितने ही बड़े गीतकार हों, लेकिन सामने इसमें आते हैं एक घमंडी व्यक्ति के रूप में। और घमंड, गुरूर, अभिमान जिसे कहते हैं, वो तो रावण का नहीं रहा तो आप और हम क्या चीज है। वापस आकर बताऊंगा फिल्म प्रेम रोग से जुड़े एक गाने की कहानी। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 1982 में एक फिल्म आई, नाम था प्रेम रोग। इस फिल्म में एक गाना था, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। इस गाने का पिक्चराइजेशन हुआ है नेदरलैंड, हॉलैंड की फ्लावर्स वैली में, वहां के ट्यूलिप गार्डन में। फिल्म की कहानी हिंदुस्तान की पृष्ठभूमि पर आधारित थी। फिल्म में ऐसी कोई सिचुएशन भी नहीं थी कि इसे हिंदुस्तान के बाहर शूट किया जाए, और ना ही डायरेक्टर राज कपूर के मन में था कि वो गाने को खूबसूरत बनाने के लिए उसकी शूटिंग विदेश में करें। हुआ ये कि इस गाने से पहले ऋषि कपूर का डायलॉग था, जहां वो पद्मिनी कोल्हापुरी से कहते हैं, जरा सा मुस्कुरा दो, तुम्हारी मुस्कुराहट फूलों पर ओस की बूंद की तरह बिखर जाएगी। एक बार खिलखिलाकर देखो, लाखों करोड़ों फूल खिलकर बिखर जाएंगे। तुम हंसती हो तो हजारों फूल खिल जाते हैं। बस ये हजारों फूल वाली लाइन राज कपूर साहब के दिमाग में अटक गई। ऐसी अटकी कि वो सोचने लगे कि हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी लोकेशन है जहां मुझे हजारों फूलों वाला कोई बाग गार्डन मिल जाए। तो सबसे पहले उन्हें ख्याल आया बद्रीनाथ का। वहां एक फ्लावर वैली थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को अप्रोच किया, मगर लाख कोशिशों के बावजूद वहां बात नहीं बनी। शूटिंग कर पाना संभव नहीं हो पाया। अब वो सोचने लगे कि दूसरी कौन सी जगह हो सकती है। तो उन्हें बार बार जो जगह याद आ रही थी वो थी हॉलैंड का ये ट्यूलिप गार्डन। देखा हुआ था, और इस गाने के लिए उन्हें इससे बेहतर कोई और जगह समझ नहीं आ रही थी। इस वजह से उन्होंने वहीं इस गाने को शूट करने का फैसला किया। ये ट्यूलिप गार्डन वही गार्डन है जहां सबसे पहले यश चोपड़ा ने सिलसिला का एक गाना शूट किया था, ये कहां आ गए हम। लेकिन सुनवाऊंगा भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। आज के श्रोता के प्रश्न के रूप में हमारे 92.7 बिग एफएम के कानपुर के नीलेश द्विवेदी ने पूछा है कि वो कौन कौन से गाने हैं जो आने वाले सालों में फिल्म के टाइटल बन गए। ब्रेक के बाद दूंगा इसका जवाब। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। स्वागत है आपका 92.7 बिग एफएम पर। कानपुर के श्रोता नीलेश द्विवेदी के सवाल के जवाब की बारी है। वो हमसे जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन कौन से गाने हैं जिनके नाम से बाद में फिल्में भी बनी। द्विवेदी साहब, इस लिस्ट में पहली फिल्म है 1972 की रूप तेरा मस्ताना, जिसे फिल्म आराधना के गाने से लिया गया था। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। 1972 की रूप तेरा मस्ताना, कलाकार थे जितेंद्र और मुमताज, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने। 1976 की फिल्म चलते चलते, जिसे फिल्म पाकीज़ा के गाने से लिया गया था, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। 1976 की फिल्म चलते चलते के टाइटल सॉन्ग से भी एक फिल्म बनी, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। 2006 में करण जौहर ने फिल्म बनाई थी, फिल्म का नाम था कभी अलविदा ना कहना।
इस लिस्ट में अगली फिल्म है 1993 में आई हम हैं राही प्यार के, जिसे देवानंद की फिल्म 9-2-11 के गाने से लिया गया है। हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के होलिए। 1995 में आई सुपरहिट फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इसका टाइटल चोर मचाए शोर के एक गीत से लिया गया है। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। सुभाष घई की फिल्म कर्ज, इस फिल्म के तो 5 गाने बाद में 5 फिल्मों के टाइटल्स बने। ये फिल्में थीं 1983 की फिल्म दर्द दिल, 1985 की फिल्म पैसा ये पैसा, कर्ज का गाना था पैसा ये पैसा कैसा है पैसा। 1998 की फिल्म मैं 16 बरस की, कर्ज का गाना मैं 16 बरस की तू 17 बरस का। 2007 की फिल्म ओम शांति ओम, कर्ज का गाना मेरी उम्र के नौजवानों तो बोलो ओम शांति ओम। और कर्ज में एक गाना ऐसा भी था जिस पर 2 फिल्में बनी। गाना था एक हसीना थी एक दीवाना था। इस पर पहली फिल्म बनी 2004 में एक हसीना थी और दूसरी 2012 में एक दीवाना था। अगली फिल्म 2003 में आई कोई मिल गया, जिसे फिल्म कुछ कुछ होता है के गीत से लिया गया था। कोई मिल गया, मेरा दिल गया। इनके अलावा भी बहुत सी ऐसी फिल्में हैं। 1998 की फिल्म जब प्यार किसी से होता है, जिसे 1961 की इसी नाम की फिल्म के गाने से लिया गया था। जिया ओ कुछ बोल दो, अरे हो दिल का पर्दा खोल दो। 1998 की प्यार किया तो डरना क्या, जिसे 1960 की फिल्म मुगले आजम के गाने से लिया गया था। प्यार किया तो डरना क्या। 2002 की फिल्म न तुम जानो न हम, जिसे फिल्म कहो ना प्यार के एक गाने से लिया गया था। गाना था क्यों चलती है पवन, क्यों झूबे है गगन, क्यों मचलता है मन, न तुम जानो न हम। 1999 की फिल्म आ अब लौट चलें, जिसे फिल्म जिस देश में गंगा बहती है के गाने से लिया गया था। गाने के बोल थे आ अब लौट चलें, नैन बिछाए बाहें पसारे तुझको पुकारे देश तेरा। अगर सारे टाइटल्स और गाने बताने जाऊंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा। कभी वक्त मिला तो तफसील से इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो हमें SMS कीजिए बिग स्पेस सुहाना सफर और भेज दीजिए 55454 पर। चलता हूं, जय हिंद। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।